गाइज, आई एम पूर्णिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विथ मी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एम्प्लॉय माइंडसेट पे रोल। इट मीन्स कि जो हमारा एम्प्लॉय माइंडसेट डेवलप हुआ है उसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम का क्या रोल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय इतिहास है वो कई युगों में बटा हुआ है और हर एक युग में अपनी अलग शिक्षा व्यवस्था थी। आइए जरा सा विचार करते हैं। बौद्धिक युग हो चाहे वैदिक युग हो, उस समय की शिक्षा व्यवस्था अपने आप में बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था थी। मास एजुकेशन हो या वुमेन एजुकेशन, मिलिट्री एजुकेशन हो या कॉमर्शियल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन हो या और कोई भी एजुकेशन, अपने आप में सारे ही एजुकेशन उस टाइम में टॉप क्लास के हुआ करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें मिलिट्री एजुकेशन की, तो द्रोणाचार्य जी का नाम सभी की जुबान पर आता है और तक्षशिला जैसे केंद्र वो विश्वविख्यात हैं अपने आप में। अगर हम बात करें मेडिकल एजुकेशन की, तो अश्विनी कुमार और धन्वंतरी जी का नाम हर किसी की जुबान पर आता है। अगर हम बात करें कॉमर्शियल एजुकेशन की, तो मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। तक्षशिला, कैकेय, मिथिला, प्रयाग, काशी, कांची, इसके साथ ही साथ वल्लभी, विक्रमशिला जैसे बहुत सारे शिक्षा केंद्र थे जो हर तरह की उच्च स्तरीय शिक्षा प्रोवाइड किया करते थे। प्रोफेशनल एजुकेशन भी दी जाती थी, जिसमें कि हैंडीक्राफ्ट है या फिर आर्किटेक्चर है, इन सब की शिक्षा भी दी जाती थी। टेक्निकल एंड साइंटिफिक एजुकेशन भी दी जाती थी और साथ ही साथ कुछ ऐसे एजुकेशन जैसे स्पोर्ट्स, गेम और फिजिकल एजुकेशन पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। इसके बाद एक दूसरे युग की शुरुआत होती है जो है मध्ययुगीन भारत। जी हाँ, मध्ययुगीन भारत में की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो मुस्लिम आधारित शिक्षा व्यवस्था थी। मुस्लिमों के आगमन के साथ ही साथ इस शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हुआ और बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। जैसे जैसे मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ी, बौद्धयुगीन शिक्षा जो इतनी बेहतरीन शिक्षा थी उसका धीरे धीरे ह्रास होना शुरू हो गया। जी हाँ, उस समय जो शिक्षक का जो स्थान था, जो उनकी पोजीशन थी, उसमें भी ह्रास होना शुरू हुआ और इस तरह धीरे धीरे करके मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार होता चला गया। मध्ययुगीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम शासन को सुदृढ़ बनाना था, इस्लाम संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था और मुस्लिम शासन के प्रति वफादारी बढ़ाना था। मुस्लिम शासन के प्रति वफादारी क्यों? क्योंकि मुस्लिम शासक विदेशी थे और वो जानते थे कि अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था में ये चीज़ें हम सम्मिलित कर दें तो भारतीयों के विचार और उनके दृष्टिकोण को बदलना आसान होगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके मुस्लिम जो सत्ता है उसकी शुरुआत हुई और ऐसे धीरे धीरे करके जो एम्प्लॉय माइंडसेट है वो बढ़ना शुरू हुआ। एम्प्लॉय माइंडसेट भी उस हद तक प्रबल नहीं था। इसकी प्रबलता तब बढ़ी जब भारत में यूरोपीय और मिशनरियों का आगमन हुआ और एक नई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई जिसका नाम है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। जी हाँ, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। अंग्रेजों में उस टाइम पे अलग अलग शासक आए और सभी ने अपनी अपनी शिक्षा व्यवस्था बनाई, जैसे कि लॉर्ड कर्जन हैं, लॉर्ड ऑकलैंड हैं, बेंटिक हुए और इस तरह से लॉर्ड डलहौजी हुए, ऐसे सभी आए, मैकाले हुए, उनकी अपनी अलग शिक्षा नीति, उनकी अपनी अलग शिक्षा नीति, सब ने अपनी अलग अलग शिक्षा नीति बनाई। और जो शिक्षा नीति अंग्रेजों ने बनाई थी उस शिक्षा नीति को भी उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया। पहला तो उन्होंने जो अंग्रेज बच्चे थे यानी अंग्रेज स्टूडेंट्स थे, अंग्रेज विद्यार्थी थे, उनके लिए अलग शिक्षा व्यवस्था अपनाई और जो भारतीय विद्यार्थी थे उनके लिए अलग शिक्षा व्यवस्था अपनाई। जो अंग्रेज विद्यार्थी थे उनकी शिक्षा व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि उनके में नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाए, लीडरशिप स्किल डेवलप की जाए। जी हाँ, और इसके साथ ही साथ उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता का विकास किया जाए और टीम मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाया जाए। और इसके साथ जो भारतीय विद्यार्थी थे उनकी जो शिक्षा नीति चलाई गई थी, उनके लिए जो शिक्षा नीति थी उस शिक्षा नीति में उनको क्लेरिकल एबिलिटी विकसित करी जा रही थी। क्लेरिकल एबिलिटी विकसित करने का मतलब है कि आपसे जो कहा जाए आप वही करें। तो यहाँ से जो एम्प्लॉय माइंडसेट है उसको प्रबलता मिली। फिर राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ और विभिन्न आंदोलन चले। ये जो आंदोलन चलाए गए थे वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से चलाए गए थे। क्यों? क्योंकि वो इस शिक्षा नीति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी जैसे अनेकों लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने मिलकर भारतीयों को इन अंग्रेजों के चंगुल से तो मुक्त करा लिया,
लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम कहीं ना कहीं गुलाम हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एम्प्लॉय माइंडसेट हमारे अंदर पनपा है वो आज 1-2 साल या कुछ सालों का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये आज हर भारतवासी के डीएनए में बस गया है, क्योंकि ये बहुत सालों से ये प्रोसेस चला आ रहा है। हमेशा माइंड में एक चीज़ रखिए, बी अ जॉब गिवर नॉट अ जॉब सीकर।